नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, सबसे तो पहले मैंने जैसा कि कल कहा था कि सावन का महीना है, पहले भगवान शिव की आराधना किया जाए। पूरा सावन भर ये चलेगा, आप भी हमारे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। 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 भागवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज की बात की शुरुआत करने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना दे दूं। अभी समाचार से पता चला कि इस साल 5 अगस्त पिछले साल जैसा ही ऐतिहासिक और सम्मानीय रहने वाला है, क्योंकि इस 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के जन्मस्थल पर एक भव्य मंदिर बनाने का शिलालेख रखने वाले हैं। उद्घाटन, हालांकि उद्घाटन तो बहुत पहले हो गया है, लेकिन विवाद में पड़ने की वजह से अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उसको फाइनल कर लिया गया है और अब ये 5 तारीख को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन करने के लिए मंदिर का बनना शुरू हो जाएगा। याद रखें, यही 5 अगस्त है जो पिछले बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ए हटा दिया था और जम्मू कश्मीर भारत का संपूर्ण अंग तो हरि सिंह के ज़माने से ही हुआ था, लेकिन कुछ जो कानून पर ऑब्जेक्शन था वो सब चीज़ें हट गई और अब ये 5 अगस्त पिछले की तरह से अगस्त क्रांति के रूप में आएगा। जिस तरह से अगस्त क्रांति आई थी जो हमारे देश की दशा दिशा बदल दी थी, ये अगस्त क्रांति भी इसी तरह की है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो मेरा एक छोटा सा बात माने। हालांकि मेरी बात वो सुनेंगे नहीं, उन तक बात पहुंचेगी नहीं, लेकिन आप सब लोगों को पहुंचेगी तो आप लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। देखिए, कोरोना काल है, भीड़ भाड़ नहीं होगा, ज़्यादा लोगों को वहाँ पर इजाज़त नहीं होगी, कोरोना में सोशल डिस्टेंस की आवश्यकता है। लेकिन मेरा अनुरोध है भारत के प्रधानमंत्री से कि वो अपने साथ 3 लोगों को जरूर लेकर के जाए। वो 3 लोग अगर वो नहीं गए तो राम आत्मा में जरूर कहीं ना कहीं कचोट रहेगा, भारत के लोगों में जरूर कहीं ना कहीं पीड़ा रहेगी, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो लोगों का मैं नाम रखने वाला हूं, उन लोगों के बगैर राम मंदिर आंदोलन अधूरा है। हालांकि जो जीवित लोग हैं, बहुत लोग तब नहीं है, सबसे पहला नाम तो वो अपने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जरूर ले जाएं, क्योंकि आंदोलन का रथ आडवाणी जी ने ही शुरू किया था, जिसके रथी थे आप, सारथी थे आप मोदी जी। आपको पता है आडवाणी जी ने कितना मेहनत किया है, तो आप आडवाणी जी को अपने साथ जरूर ले जाएं अगर आप राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो। दूसरा है, आप मुरली मनोहर जोशी जी को ले जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत अटल आडवाणी जोशी से ही होती है, क्योंकि यही 3 नाम थे जब भाजपा शुरू हुई थी। उस परिस्थिति में आप नहीं थे, भाजपा को किन विषम परिस्थितियों में यहाँ तक 200 से 2 सीट से 200 से ऊपर लाए, ये 2 महान शख्सियत थे, जिसमें आडवाणी जी और अटल जी में से अटल जी तो है नहीं, आडवाणी जी हैं और जोशी जी हैं, तो आप जोशी जी को जरूर लेकर के जाएं। तीसरा और बड़ा अहम नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी। कलराज मिश्र जी को अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनका जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कलराज मिश्र ही एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर अपना सरकार कुर्बान कर दिया था। वो बोले थे कि मैं सरकार छोड़ दूंगा, सरकार मेरे लिए जरूर नहीं है, मेरे लिए है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वो भव्य मंदिर जो बनना ही चाहिए। अभी ये जो लोग वर्तमान में है, वैसे तो करोड़ों लोगों ने श्रमदान दिया था, कई लोगों ने अपनी जान दिया था, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कई लोग कानूनी लड़ाई लड़े, कई लोग वैसे लड़े, लेकिन फिर भी ये जो 2 नाम 3 नाम मैंने आपको बताए हैं वो बड़ा ज़रूरी नाम है। मैं चाहूँगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से कि आप इन 3 लोगों को ज़रूर लेके जाएं, तभी राम मंदिर आंदोलन का सही मायने में माना जाएगा कि आप आंदोलनकारियों का कदर किए, आंदोलनकारियों का इज्जत किया। आप लेके जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप बहुत बड़े दिल के और खुले दिल के आदमी हैं। आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आडवाणी जी को ले जाइए।
जी को ले जाइए और कल्याण सिंह जी को ले जाइए, आपको शानदार प्राप्त करते हैं। मित्रों, वैसे एक मामला और था। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और आज मेरे अपने गृह जिला बलिया के जिनके वजह से मेरे पूरे बलिया जिला को बागी बलिया कहा जाता है। आज आप सुनते हो ना, बागी बलिया। तो 1857 में जिस महामानव के लिए हमारे पूरे जिला को बागी बलिया का तगमा दिया गया था, जो आज में हम प्राउड से कहते हैं कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वो जो बागी बलिया का तगमा मिला था वो मिला था उस महामानव के जिसका नाम मंगल पांडे है। आज उनका जन्म जयंती है। मेरे लिए तो जन्मोत्सव है। हालांकि उनके जन्मोत्सव और जन्म जयंती पर कुछ विवाद है। कई लोग कहते हैं कि वो 30 जनवरी को जन्म लिए थे, कई लोग कहते हैं कि 19 जनवरी को जन्म लिए थे। मेरे लिए उनका जन्म रोज है। मैं मानता हूं कि जिस दिन मैं उनको याद करूं वही उनका जन्मदिन है, और उनका जन्मदिन जो दिन हो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा महामानव इस देश में जन्म लिया जिसने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने की हिम्मत की, साहस की, हैसियत की। उस महामानव को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ, उस महामानव को मैं सत नमन बोलता हूँ। श्रद्धेय मंगल पांडे जी का जन्म जयंती है। 1857 गदर के उनके साथ जो भी लोग थे, गंगा के इस पार मंगल पांडे थे, गंगा के उस पार कुंवर सिंह जी थे। हालांकि कुंवर सिंह का ननिहाल बलिया में था, मतलब बलिया के वो दो लाल, कुंवर सिंह और मंगल पांडे, इन दोनों लोगों में से आज मंगल पांडे की जयंती है। हम 1857 के मंगल पांडे के साथ सभी महावीरों को, सभी युद्ध वीरों को, सभी क्रांतिवीरों को, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को केसरी चौलों में मैं अपना सादर नमन नतमस्तक प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप जहाँ भी होंगे अमर होंगे, ईश्वर आपको अपने पनाह में रखे होंगे। मंगल पांडे को जन्म जयंती को आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए स्पेशल ये है कि वो मेरे बलिया के थे और मेरे गांव से कुछ ही दूर पर उनका घर था। दोनों लोगों का, कुंवर सिंह का ननिहाल भी थोड़े ही दूर पर है और मंगल पांडे का जन्मभूमि भी थोड़ी ही दूर पर है। तो उन दोनों लोगों को मैं सत प्रणाम करता हूँ। मित्रों, एक और जरूरी था, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और उत्तर प्रदेश के बाढ़ मंत्री ने बाढ़ के बचाव के लिए कहा है कि भाई आप अधिकारियों को कम हो जाएगी। अब मुझे ये पता नहीं कि अधिकारियों ने पूजा किया नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि उनके ये बात कहने से अस्पताल में झरने का व्यवस्था चालू हो गया। हंसी आती है मुझे कि ऐसे ऐसे लोग भी इस देश में हैं। खैर, महत्वपूर्ण समाचार ये भी था कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं रही कोरोना कंट्रोल, तो गृह मंत्रालय को आना पड़ा और अमित शाह ने इसको टेक ओवर किया। तब जा करके कोरोना पर कुछ दिल्ली में हद तक नियंत्रण पाने का हुआ है। सुशासन बाबू, जिनको नीतीश कुमार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नीतीश कुमार के हर मामलों में सुसु निकल जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार को जब केंद्र सरकार देखा कि अब ये फेल होते जाते हैं और बिहार की जनता तो अपनी है ना, शासन चाहे जिसका भी हो, तो बिहार की जनता के रक्षा के लिए केंद्र सरकार का दल बल आज गया है। लव कुमार जी संयुक्त निर्देशक, जो वरिष्ठ IAS अफसर हैं, संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में, उनके नेतृत्व में आज एक विशेषज्ञों का दल गया हुआ है जो नीतीश कुमार को बुद्धि देगा। नीतीश कुमार को बुद्धि की जरूरत है, उनको लोग ईश्वर बुद्धि दे कि वो अपने कामों को करें, क्योंकि हर आपदा में नीतीश कुमार का शासकीय अक्षमता सीधे एक्सपोज हो जाती है, उजागर हो जाता है। लोग उनको सुशासन बाबू कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि किसी भी बढ़िया काम में उनकी सुसु निकल जाती है, चाहे वो बाढ़ का मामला हो या वो मामला हो। इसमें कोई संदेह का मार्ग नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की उस केंद्रीय टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने बिहार के जनता की रक्षा के लिए अपना दल बल के साथ गए हुए हैं। अब मुझे लग रहा है कि कोरोना महामारी पर कुछ नियंत्रण और कुछ कॉन्क्रीट सुझाव वो उनको देंगे। इन सब मुद्दों पर बड़ा जरूरी था, और भी कई देश में मुद्दे हुए, वो कहने लगूंगा तो आ जाएगा। आज मेरा मुद्दा बड़ा दुखद है। मैं भारत की राजधानी में रहता हूँ, मैं अपने गांव में चौड़े मौके कहता हूँ मैं राजधानी में रहता हूँ। अब जो राजधानी की स्थिति आ रही है वो अब लोग कहेंगे, हमारे बच्चा बाबू मेरे सुन रहे हैं वीडियो, भाई ओंकार नाथ सिंह जी भी सुन रहे हैं। मान लीजिए कि मैं बक्सर और आरा में गया और ओंकार नाथ सिंह जो कहा जानते हो, ओंकार नाथ सिंह जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऐसे एकदम घमंड में फूल गया, दिल्ली में रहता हूँ। ओंकार जी कहते अच्छा उसी में ना वो जहाँ घर बह गया था, तुम्हारा बच्चा है ना, अब मेरी मुँह इतनी सी हो जाएगी। बच्चा बाबू तो खैर मेरे ससुराल के ही हैं। मैं कहूँगा बच्चा बाबू जानते हैं आपके जीजा जी दिल्ली में रहते हैं, हमारे घर से थोड़े दूर पर प्रधानमंत्री का घर है। बोले कितना दूर पर? मैं बोला 10-12 किलोमीटर पर। बोले यार प्रधानमंत्री के घर हो गया पाहुन, आपका घर वो बचा है कि नहीं? मतलब इस स्थिति में दिल्ली के लोगों को ला दिया गया है। मैं पूछ रहा हूँ इसके जिम्मेदार कौन? हो सकता है बच्चा बाबू फोन करे, और जी ठीक है बाल बच्चा सब बचा है ना, कोई बाढ़ में बहा तो नहीं ना, क्योंकि कुछ लोगों को डूबने की समाचार आ रही है।
इसका जिम्मेदार कौन? आज चर्चा इसी पर होगी। आप सबसे आशीर्वाद चाहेंगे, कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए, अपना स्नेह बनाए रखिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि फिर लोगों को मेरी बात बुरी लगी। 2 दिन के लिए मेरे को खोला गया था, 2 दिन के बाद फिर से मुझे ब्लॉक कर दिया गया है और अब की लगता है कि लंबा ब्लॉक करें, क्योंकि अब तो लिखने उखने पर भी प्रतिबंध लगा है। पहले तो लिख पढ़ लेते थे, बोल लेते थे, लेकिन अब लिखने पढ़ने बोलने और कॉपी पेस्ट पर भी प्रतिबंध है। मैं सिर्फ लाइव आपके सामने बोल सकता हूँ, आप ही लोग इसको लाइक शेयर करेंगे तभी होगा, नहीं तो ये मामला हमारे तक रह जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, बात थी दिल्ली में जो लोग डूब रहे हैं, इंसान डूब रहा है, मकान ढह रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसकी सिलसिलेवार जानकारी दे रहा हूँ। अभी जो आज जो बहुत समाचार आया है कि एक इंसान डूब गया, जो उसकी जान चली गई, जानते हो वो कहाँ डूबा है? वो डूबा है जहाँ से ऊंची आवाज में बोले तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय ऑफिस में आवाज पहुंच जाएगी। उनके ऑफिस से बहुत जस्ट, वीरेंद्र बाबू आप ये समझ रहे कि आपके घर से बंद है इतना, जो आपका घर है और जो मेन बंदा है जहां पर हम लोग बाल बाल बनवाने जाते हैं, उतना दूर है भाजपा का कार्यालय उस आदमी के घर के डूबने से। वो नई दिल्ली स्टेशन के ठीक सामने, नई दिल्ली स्टेशन का आउटर है, मतलब जो अब बिहार की ट्रेनें आती हैं, प्लेटफॉर्म बिजी रहता है तो उसी पर खड़ी रहती है जहाँ नीचे वो इंसान डूबा हुआ है। वहां से दिल्ली का सबसे महंगा जो मार्केट होता है क्राउड प्लेस में ही है वो, मतलब क्राउड प्लेस का एक छोर है वो। वहां से भारत का प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर पर रहते हैं, संसद 1.5 किलोमीटर पर है। वहां से दुनिया का स्वास्थ्य संगठन का ऑफिस बगल में। तो ऐसे वीवीआईपी इलाका में एक इंसान डूब जाता है और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं 90 से दिल्ली में रह रहा हूँ और 90 से हर साल वहां पर गाड़ियों का फंसना, बस का फंसना का टीवी हम लोग देखते हैं, समाचार देखते हैं, लेकिन आज तक कई बार निजाम बदला। 90 से लेकर के कई लोग मुख्यमंत्री रहे, बदल गए, लेकिन कभी भी कोई आदमी उसका कोई कंक्रीट व्यवस्था नहीं कर सका। हाँ, बयानबाजी करते हैं कि भाजपा वाला कहेगा कि कांग्रेस का काम है, कांग्रेस वाला कहेगा कि भाजपा का काम है। अब नया पार्टी एक आई है, आम आदमी पार्टी कहेगी कि उनका काम है। मतलब ये बकवासबाजी, मैं इसको बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ कि बकवासबाजी होती है। लेकिन आज तक वहां से कोई पानी ना निकले, कोई इंसान मरे ना, कोई गाड़ी फंसे ना, ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं, 1990 से आज तक। तो मैं केजरीवाल को ही अकेले दोष क्यों दूं? मतलब यहाँ पर 15 साल शीला दीक्षित रहे। दिल्ली में शीला दीक्षित ने जितना काम किया, जितना सड़कों का जाल बिछाया, जितना वहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाए, जितना दिल्ली में विकास शीला जी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन शीला जी ने भी वहाँ के पानी का निकास का कोई व्यवस्था नहीं की। पता ना क्या वो कोई असंभव सा काम है, अजूबा काम है। मतलब हम चांद पर चले गए, मंगल पर चले गए, हमारा रॉकेट समुद्र के नीचे घर बना लिया, हम पानी के नीचे पुल बना करके दूसरे देश में चले गए, लेकिन एक 15 मीटर का पुल का पानी का व्यवस्था नहीं होता। मैं ये नहीं मानता कि मेरे इंजीनियर इतना सक्षम है, मेरे पास इतनी दक्ष यांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और देश की राजधानी में प्रधानमंत्री के कार्यालय के थोड़े दूर पर इस तरह की दुर्व्यवस्था हो। ये निंदनीय नहीं, चिंतनीय है। हम लोगों को चिंता करना चाहिए, क्योंकि ये सब इतने घाक और धूर्त लोग हैं कि ये निंदा उंदा से ऊपर के लोग गए हैं, ये निंदा से सुनते समझते नहीं है। मित्रों, एक बात और मैं बताऊं, आज एक और वाकया हुआ है। आज एक आप लोग समाचार चैनल में देखें, एक घर पानी में बह गया, नाली के तेज बहाव में पूरा का पूरा 4-5 घर गिर गए, एकदम ताश के पत्ते की तरह से। मतलब जिस तरह से हम लोग कागज की नाव चलाते थे ना, हम तो बाढ़ प्रखंड के हमारे गांव में घर में तक पानी आ जाती थी, तो हम लोग कागज का नाव चलाते थे तो वो जाता रहता था। उसी तरह से कागज की नाव तरह तिनके की तरह से एक बना बनाया मकान फंस गया। ये एक बड़ा दुखद है। मैं इस विषय में आपसे बड़ी चर्चा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मकान बनने गिरने उस सब की गणित और राजनीति को मैं समझता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक लोग हूँ, मैं उस कॉलोनी में गया हुआ हूँ, कई बार वहाँ पहुँचा हूँ। उसकी भी जान ले कि वो कहाँ पे है। वो जो WHO का ऑफिस है ना, उसके दीवार के सटे हुए है वो। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहाँ संयुक्त राष्ट्र का अधिकारी आता है, जहाँ दुनिया के लोग आते हैं, उस दीवार के जस्ट बगल में वो कॉलोनी बसी है। पहले क्या होता था ना कि जो कांग्रेस का शासन था तो संजय कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी ये नाम रख दिया जाता था, तो प्रशासन उसको रोक देती थी। अब अन्ना कॉलोनी उसका नाम है। अन्ना कॉलोनी वो ऐसा कॉलोनी है जहां पर अन्ना हजारे का नाम रख दिया गया, तो उसका गरीब केजरीवाल का बवाल था। हालांकि अन्ना के राजनीति में जन्म के पहले से वो व्यवस्था है, लेकिन बाद में देखा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल के गुरुजी का नाम है अन्ना कॉलोनी। उन्होंने अन्ना नाम ऐसा रखा कि केजरीवाल मुड़ के उधर नहीं देखने गया, और स्थिति ये हो कि पूरी कॉलोनी बह गई। अब वो कॉलोनी
आपको तो बता दिया कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दीवार से सटे हुए हैं। वहाँ पर WHO का है, रेड क्रॉस सोसाइटी के वहाँ पर गए, उसके बगल में मानवाधिकार का है, वुमेन सेल का ऑफिस है, वर्ल्ड वुमेन सेल का ऑफिस है, थोड़े दूर आगे पर इनकम टैक्स का ऑफिस है, उसके 10 कदम आगे पर पुराना पुलिस मुख्यालय है, CPWD का हेडक्वार्टर है। इतनी VVIP इलाके के बिल्कुल सटे हुए नाले पर वो बना हुआ है। एक तो आपने देखा वीडियो में को घर बिल्कुल नाले की एज पर है, एकदम नाले की एज पर, तेज भाव में नाली धसी और वो घर धस गया। घर धसने का पहली जिम्मेवारी तो उस नाले का कटाव है, जो नाले को किसी ने मजबूत किया नहीं, किसी ने बनाया नाले की मजबूती पर से ध्यान नहीं दिया। पानी इतना तेज आया कि नाले को तोड़ दिया। नाला वहां पर 15-20 वो फीट उसका है, मतलब इंची का, मतलब 3 ईंट का है, आप समझ लीजिए। मतलब 10 इंची 9 इंची का होता है ना, तो 9 3 27 28 इंच का वो दीवार है, और उस 27-28 इंच के दीवार को पानी तोड़ दिया। मतलब आप समझिए कि वहां पर ठेकेदारी कितना बढ़िया हुई होगी, वो ठेकेदार कितना माल मटेरियल लगाया होगा कि 27 इंची के दीवार को तोड़ दिया पानी के बहाव ने, और वो घर बिल्कुल नाले के एज पर था। नाली टूट और घर गिर गया। ये तो आप देख लेंगे कि वो नाली टूटी, वो कंस्ट्रक्शन और ठेकेदारों के ऊपर जाता है, लेकिन वहां पर घर बना क्यों? इतनी महत्वपूर्ण जगह पर झुग्गी बसाने की क्या जरूरत थी? क्यों उसको अलाउ किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के बगल में? मतलब मखमल में पेबंद लगाने की, टाट की पेबंद क्यों लगा? यहां से मेरा बात शुरू होता है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय मकानों का, डूबते इंसानों का जिम्मेदार कौन है? मैं तो नहीं हूं। मैंने तो ना वहां पर घर बनाया, ना घर खरीदा है, ना ही वहां घर बनाने वालों को अलाउ किया है। वहां पर एक्चुअली क्या होते हैं कि वो सबके सब बांग्लादेशी हैं जो वहां पर रहते हैं ना, वो मैक्सिमम आबादी बांग्लादेशियों की है। ये जो रेहानिया हैं और ये वो वाले सब आते हैं, कुछ लोग यूपी बंगाल के भी लोग हैं। अब आपको पता होगा कि रेहानिया लोगों को वहाँ बसाया जाता है, बांग्लादेशियों को वहाँ बसाया जाता है। एक तो वहाँ पर ऑकेस बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ रोड पर जो जितने भी गलत काम होते हैं वो सब इन्हीं सब मोहल्लों से लोग आते जाते रहते हैं। तो उन लोगों को वोट के लिए बसाया जाता है, और उन लोगों का सबसे पहला राशन कार्ड, आधार कार्ड बनेगा। उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली आने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछी जाती। मुझे अपना आधार कार्ड बनाना होगा तो पूछा जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, अपना आधार अपना वो दिखाओ, तब आधार कार्ड बनेगा। मुझे अगर बिजली का बिल लेना होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स, वोट टैक्स, घर का मकान, रजिस्ट्री का मकान, वो सब मांगा जाएगा, उसके बाद मेरा बिजली का बिल लगेगा। उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वो सब एक आदमी रजिस्टर पर नाम लिख के आता है और लाइन लग करके आपको 15 मिनट के अंदर वो सारा काम पूरा, और 2 दिन के बाद वो आके कार्ड उनके घर बांट दिया जाता है। क्योंकि वो वोट बैंक है, सरकार के नुमाइंदे, मतलब भी खड़ा होकर के उनका राशन कार्ड बनवाते हैं, इलेक्शन कार्ड बनवाते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं, चूंकि एक्चुअली कहा ना कि हम लोग सिर्फ बात करेंगे, वहां कोई मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि वो वोट बैंक है। वो एक मुश्त सरकारों को वोट देते हैं, कभी कांग्रेस को देते हैं, अब की केजरीवाल को दे रहे हैं। तो केजरीवाल को क्या मतलब है? अब घर टूट गए, आपके टैक्स पेयर से सबको लाख लाख रुपए बांट देगा, 2-2 लाख बांट देगा, और वो खुश कि भाई मेरे को लाख 2 लाख मिल गया। टीवी पर मरने मुरने की समाचार आई गई हो गई, कौन मरा, कौन जिया, कौन गया, ये उसको क्या मतलब है? मित्रों, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कब लेगा, कब ये यहां पर घर बनने की कौन से कानून की जगह हुआ है, इस पर कोई आज तक प्रश्न उठाता नहीं है। मित्रों, हमारे देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से प्रश्न नहीं पूछते। हम जनप्रतिनिधियों से ये प्रश्न नहीं पूछते कि हे जनप्रतिनिधि, तू पहले फटेहाल आया करता था, फॉर्च्यूनर में आ रहा है, इतनी ऐसी राजनीति के सब लोग हैं। हम ये नहीं पूछते कि बता कि मेरे घर के बिजली का एक एक्स्ट्रा मीटर लगवाने चाहता, तो बिजली वाला कहते काहे लगवाओगे? और वो जिनका घर ही नहीं है, आखिर वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऑफिस के जस्ट बगल में कोई आदमी अपना घर कैसे बना सकता है? वहां कौन सी जमीन रजिस्ट्री हुई? यहां पर कौन सी जमीन का पेपर लिया गया? क्यों आज कोई समाचार चैनल वाला ये उसमें नहीं पूछा? मैं हमेशा, लोग मेरे समाचार के कई मित्र फोन करते, कहा यार आज तो समाचार पर पड़े हुए हो। मैं किसी समाचार पर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आज समाचार देखा, बहती मकान और डूबते इंसान का दिखा रहा था, लेकिन एक ने भी नहीं पूछा कि भैया ये जगह जो है ये तो सबसे VVIP इलाका है। यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष वहां आते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रों के लोग आते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऑफिस में जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में ही काम करने वाले दुनिया भर के लोग हैं, देश भर के डॉक्टर, उससे जुड़े हुए लोग वहाँ काम करते हैं। वो जाते होंगे तो कहते होंगे भाई हमारे ऑफिस जस्ट बगल में, वो अपने छत से देखते होंगे को झुग्गियां लाइन से लगी हुई है, कौन बसाया?
क्योंकि इन्हें दुनिया में हमारे बदनामी का कोई मतलब नहीं है। इनका, हमारे नेताओं का है कि दुनिया में हमारा बदनामी हो रहा तो हो रहा हो, हमको वोट मिल रहा है ना। उनको ये लगता है कि हमको वोट मिल रहा है तो ठीक है, दुनिया में भारत की बदनामी से हमारा बदनामी थोड़े, हमको नोट मिल रहा है और वोट मिल रहा है, हमारा सत्ता समतुल्य, हमारा सत्ता यहाँ पर काबिज है। छोड़ो साला जो भी हो, हमने क्या करना। अगर इस तरह की घटिया सोच हमारे राजनीतिक लोगों में आ जाएगी तो मैं ये पूछता हूँ कि फिर देश कहाँ जाएगा। ये सब हम लोग राजनीतिक मुद्दा जब तक नहीं बनाएंगे, मुझे लग रहा है कि हम सब लोग अपने आप को ठगेंगे। और एक इंसान डूबा, उससे किसी का नहीं हुआ। आपके टैक्स पेयर के पैसे से केजरीवाल उसको डूबे, 50,000 रुपये लिए, 50 लाख लीजिए, 2 लाख लिए, तो उसके बाप के घर का तो जाता नहीं है। क्षमा चाहूँगा, पिताजी के घर का तो जाता नहीं है। अपनी निजी कमाई, IRS की जो कमाई उसके बीवी और वो करते हैं, उसमें से तो जाता नहीं है। पैसा तो आपके टैक्स पेयर का है, जो हमारे जैसे लोगों का TDS पहले कट करके मिलता है, उसका पैसा है। उनमें से आएगा तो उसमें कैसे करेगा। वीर बहादुर सिंह जी बोलना चाहेंगे का? मैं देखता हूँ आप कैसे बोलेंगे। भाई आइए, आपको आज स्वागत करते हैं वीर बहादुर सिंह जी। बच्चा बाबू बिहार से है और युवा राजनीतिक है। आज इनके यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोग गए हुए, सॉरी, केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सचिव के नेतृत्व में गया हुआ है। मैं देखता हूँ कि इस विषय पर बच्चा बाबू क्या कहना चाहते हैं। अगर बच्चा बाबू इस विषय में अपनी डिक्लाइन कर दिया, बच्चा बाबू फिर आपका नेट नहीं मिल रहा है। बच्चा बाबू सबसे पहले आप मोबाइल चलाना सीखिए, क्योंकि अगर आप डिक्लाइन करेंगे दोबारा से तो फिर तो मुश्किल है आपको ऐड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी है आपके मोबाइल। अच्छा चलिए, आप डिक्लाइन कर रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा, कोई बात नहीं बच्चा बाबू। आप हमको आशीर्वाद देते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, यही आपका योगदान है। आप कह नहीं पाते हैं, आप दो बार डिक्लाइन कर दिए। तो मित्रों, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सब लोगों को संगठित होकर के ये मांग करना पड़ेगा, ये सरकारों से पूछनी पड़ेगी कि भाई, दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान भारत की राजधानी होती है, मतलब भारत देश की राजधानी सबसे ज्यादा चाक चौबंद और सुरक्षित और साफ सुथरा व्यवस्था होता है। भारत की राजधानी में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति घर से कुछ किलोमीटर दूर पर ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं बन पाई। हर बार बाढ़ में होता है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर बार वहां बस फंस जाती है, फलाना फंस जाती है, आदमी डूब जाता है, मर जाता है, लेकिन आज तक उसका कोई फाइनल व्यवस्था नहीं हुआ। और राजनीतिक लोग कहते हैं, आम आदमी वाला कह रहा है कि वो नई दिल्ली का इलाका है, वहां नई दिल्ली में दिल्ली सरकार का कोई मतलब नहीं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो CPWD का इलाका है और उसमें दिल्ली सरकार का मतलब है। मतलब आदमी डूब गया, मकान धंस गया, इसकी जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है। मरने वाला है, अपने वजह से मरा, वो कह रहा है कि मोदी की सरकार ने मार दिया, वो कह रहा है कि केजरीवाल की सरकार ने मार दिया। मतलब इंसान मर रहा है, उसको इंसान के जान से कोई कीमत नहीं है, वो ब्लेम गेम खेल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ केजरीवाल, आपसे पहले, आप राज्य सरकार है, आपका राज्य है दिल्ली में, वो इलाका केंद्र सरकार का है, NDMC का वहां रहता है। आप वहां पर वोट मांगने गए थे, और आप गए थे तो किस हैसियत से गए थे? अब आपको पता था ना कि भाई NDMC का है, यहाँ पर अगर लोग मरेंगे उड़ेंगे तो इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। तो आप बेशरम आदमी हैं, मतलब आप में कोई लाज वाज नाम का कोई चीज नहीं है, एकदम बेहया हो गए हैं कि एक इंसान के मरने पर जिम्मेवारी दूसरे ऊपर टाल रहे हैं। तो मैं क्या मानूं कि हमने दिल्ली में एक वज्र विहायक को अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है, कि वो एक आदमी के मरने की भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है कि जी देखिए बाढ़ के गलती से हो गई, अब मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, अगले बार से ऐसा ना होगा। एक झूठी संताना दे दिए, झूठ बोलने में तो भारत हासिल रखते हैं। तो क्या आप एक झूठ नहीं बोल सकते हैं? और नहीं बोलेंगे तो इस तरह की झूठ बोलेंगे कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आप वहां पर वोट मांगने क्यों गए थे? वहां के लोगों के वोट क्यों लिया? जब आपके क्षेत्र में नहीं आता, तो आपके अधीन में नहीं आता, तो जब आप वोट ले सकते हैं, तो जब आप मतदान के लिए वहां से मांग कर सकते हैं, जिम्मेवारी आपकी बनी, क्योंकि आप यहाँ पर सरकार है। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप वहां पर प्रचार में गए थे, वोट मांगने गए थे, तो क्या आप पढ़े लिखा IRS अफसर है? कोई बेवकूफ मूर्ख तो है नहीं? आमतौर पर उठा टेप राजनेता तो आप है नहीं कि आपको कानून की जानकारी, आप प्रशासनिक आदमी है, आपको कानून का जानकारी होना चाहिए कि भाई ये तो स्वास्थ्य संगठन के WHO के दीवार से सटा हुआ है, यहाँ ये कॉलोनी कैसे होगी भाई? ये तो जमीन बिक ही नहीं सकती, ये तो केंद्र सरकार की जमीन है, यहाँ तो सरकारी लोग बसेंगे, सरकार घर होगा, ये कहाँ से आ गया? आप उसको तो ही नहीं पूछे। आप वहां गए और जाकर मुंह फाड़ के बोले कि हम वोट दीजिएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप कब तक इंसान के लाश पर राजनीति करते रहेंगे? क्योंकि आपको तो अच्छा हुआ एक आदमी मर गया, वो मरा, आप आपको ब्लेम गेम करने का आ गया कि ये मोदी का मंत्रालय है कि मेरा मंत्रालय। मतलब अभी कोरोना वोरोना आपसे कोई नहीं पूछेगा,
कोरोना में कितना नुकसान हुआ, कितने हमारे अस्पतालों की दुर्व्यवस्था क्यों हो रही है। दिल्ली 5 मिनट अगर पानी हो जाता, दिल्ली पूरी जाम हो जाती है, गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है। मतलब हम एक बड़ा, मैं कहता हूँ लोग हंसने लगते हैं कि जब बादल आता है ना तो मोर नाचने लगता है, बलिया वाला लिट्टी बनाने के जुगाड़ करता है, और दिल्ली वाला गाड़ी से जल्दी जल्दी अपने घर भागने का व्यवस्था करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर पानी गिर गई तो फिर जो जहां है वहीं जाम हो जाएगा। मतलब आप फिर किस लिए है कि आप दिल्ली में आपका 4 साल एक टेन्योर पूरा हो गया, दूसरा टेन्योर आपका चालू हो गया, आप नालियों की व्यवस्था नहीं करते, सीपीडब्ल्यूडी की व्यवस्था नहीं करते, सड़कों की व्यवस्था नहीं कर पाए कि पानी का निकासी हो सके। आप ब्लेम करते रहते हैं कि वो एमसीडी का काम है, और एमसीडी वाले ब्लेम करते हैं कि सरकार का काम है। मैं एमसीडी वाले लोगों से पूछ रहा हूँ जो पार्षद का चुनाव जीत करके आए हुए हैं, आप किस मुंह से वहां पर वोट मांगने गए थे? आपको नहीं लगा कि ये इस जमीन पर सरकार का जमीन होना चाहिए, एक आदमी झुग्गी कैसे बना लिया है? आपको ये दिमाग में नहीं, शर्म नहीं आया, अकल नहीं आया आप लोगों को? ये बात आपको नहीं समझ में आया कि सरकारी जमीन है? मैं आप सबके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले बुक किया जाए जिन लोगों ने वहां पर वोट मांगने का काम किया है सरकारी जमीन पर, जहां जहां झुग्गी है, जहां जहां अवैध कब्जा है, जहां जहां बेमतलब को लोग रखे हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग कई बार वहां पर बिस्कुट फूड ये सब बांटने जाते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। अभी कोरोना काल में हम लोग नहीं गए हैं। हमने एक बार एक नेता से प्रश्न उठा दिया था, केंद्र में मंत्री के अफसर से सीधे मंत्री बनने आए थे, और वो गए तो मैंने बोला सर आप यहाँ पर बिस्कुट बांट रहे हैं, इन लोगों को पुलिस से अरेस्ट करो, हटवाइए भाई, ये जमुना के कछार में है, क्योंकि यहाँ पर तो बारिश के पानी से डूब जाएंगे, बाढ़ की तो मतलब ही नहीं है। उन्होंने बोला तू अपना काम कर, ये बिस्कुट दे, ये सरकार का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है। यही बिस्कुट और यही फोटो देख करके ये लोग वोट देंगे कि नेताजी आए थे। अगर तुम कहोगे कि तुम पानी में बसे तो अगले बार तेरे को पूछेगा नहीं। अब बताइए कि वो वोट लेने के लिए पानी के कछार में, मतलब पानी एकदम जमुना के किनारे कॉलोनी बसी है, कादर कॉलोनी जमुना में, मतलब 10 बूंद पानी बढ़े तो उन झुग्गियों में पानी आ जाती है। लेकिन कोई आदमी नहीं कहता कि तू जमुना के अंदर जमीन कैसे ले लिया भाई, यहाँ तो जमीन तेरी है नहीं, तो भारत सरकार की जमीन। कोई, ये जो WHO के बगल में जो जमीन है उस पर किसी ने नहीं पूछा कि कैसे। दिल्ली में तमाम ऐसी जमीनें हैं जो ऐसी वीवीआईपी इलाका में है जहां पर करोड़ों रुपए में आपको जमीन नहीं मिलेगी, वहां झुग्गियां बसी हुई है। दिल्ली पुलिस जानती है, केंद्र सरकार जानती है, राज्य सरकार जानती है। आप अगर घर में एक खिड़की अलग बना दीजिए, डीडीए वाला बुलडोजर लेके आएगा, तोड़ भाई आपने एक खिड़की बना दिया, पुलिस वाला पैसा मांगने आ गया, पैसा दे। लेकिन वो झुग्गी आबाद हो जाती है इसी दिल्ली में, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि इस तरह की अवैध काम, देश विरोधी काम और देश का नाम गिराने वाले काम में जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है। मेरी ऐसा सोच है कि जो मकान फंसा है उसके लिए बारी जिम्मेवार नहीं है, वो जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है जो वहां पर वोट मांगने गया था और उसको लगा कि ये एकदम नाले के एज पर इतनी वीवीआईपी इलाके में कॉलोनी बसी कैसे, और वो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार को नहीं कहा कि भाई वोट बाद में मांगेंगे, पहले यहाँ से लोगों को खाली कराओ, एक तो सुरक्षा के दृष्टि से खतरा है, दूसरा ये नाली पर बसा है, कभी भी पानी की उफान में इनकी घर गिर सकती है, बाद में इनकी जान माल का नुकसान होगा, ये किसी नेता ने प्रश्न नहीं उठाया। तो मैं ये पा रहा हूँ कि सबसे पहले दिल्ली की सरकार और जो दिल्ली में सरकार है, दोनों ही सरकार जिम्मेवारी है, और उसके पहले हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है। जनप्रतिनिधि तो कभी अपनी जिम्मेवारी लेते ही नहीं है, तो उनका तो ईश्वर मालिक है। लेकिन आप अपने जान माल के मालिक आप खुद हैं, आप अपने जान माल की रक्षा खुद करें। और अगर इस तरह का कोई जनप्रतिनिधि आपको इस तरह के मोहल्ले में जाता दिखे तो आप उससे होशियार हो जाइए। ये लाश की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये गिद्ध है, जब तक मुर्दा बहता हुआ नहीं देखते हैं तब तक खुश नहीं होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि जिस आदमी का मौत हुआ है ईश्वर उसका आत्मा को शांति दे। सरकार तो मदद देगी, क्योंकि वोट का मामला है, वो मदद देगी, वो तो मेरे कहने से पहले दे देगी। लेकिन और किसी आदमी का इस तरह से बाढ़ में डूब कर आसमय ध्यान ना हो। किसी का आशियाना बड़ा मुश्किल से बनता है, उस तरह की आसाना, वो चाहे अलग बात है कि वो 3 मंजिल मकान था अवैध झुग्गी नाली पे, लेकिन फिर भी 3 मंजिल बनाने में उसका पैसा तो लगा ही होगा, और वो पैसा लगाने वाला गरीबी आदमी है, गरीब की गरीबी में उसका घर का नुकसान हुआ, ऐसा किसी का ना हो, ये मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा आप सब लोग बनी रहे। बाढ़, सुखाड़, इन सब में भगवान आपके निरोगी काया को निरोग बनाए रखे, और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपना समूचा आशीर्वाद बनाए रखे। हर हर महादेव। घर घर